बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूज़ शो एट 6 में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान अयाज असलम और मैं हूं उरूज फातिमा। नाजरीन, प्रोग्राम में हम बात करेंगे वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ के दौरे तुर्किया की और पाक तुर्क के ताल्लुकात की, और फिर हम बात करेंगे अलन माकसाने समझौता एक्सप्रेस की कि जिसको 16 बरस बीत गए और आज भी मुतासरीन इंसाफ के मुंतज़र हैं। इसके अलावा प्रोग्राम में बात होगी आज की मुक़द्दस रात के हवाले से। मुल्क भर में आज शब मेराज इंतहाई अकीदत व एहतराम के साथ मनाई जा रही है। और आखिर में हम बात करेंगे पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से। अभी हम बढ़ रहे हैं आज़ान ब्रेक की जानिब। रावलपिंडी, इस्लामाबाद और इसके मज़ाफ़ात में वक्त हुआ चाहता है आज़ान मगरिब का, जिसके बाद आप टॉप स्टोरीज मुलाहिज़ा कर सकेंगे। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मदर حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुश्किल घड़ी में तुर्किया के अवाम के साथ मुकम्मल इज़हार यकजहती। ज़लज़ले से होने वाली तबाही नाकाबिल तसव्वुर है। रवां माह के आखिर तक 1300 टन और मार्च के दौरान 1700 टन इमदादी अशिया तुर्की पहुँचाई जाएंगी। सर्द मौसम से बचाव के लिए खैमों की फराहमी पर ख़ुसूसी तवज्जो दे रहे हैं। मुतासरीन की बहाली तक चैन से नहीं बैठेंगे। वज़ीर आज़म का तुर्क न्यूज़ एजेंसी एनाडोलू को इंटरव्यू। वज़ीर आज़म की मुश्किल में घिरे तुर्किया के अवाम की मदद के लिए OIC का हंगामी इजलास बुलाने की तजवीज़। इज्तिमाई कोशिशें मुतासरीन की मदद करने में मुआवन साबित होंगी। आलमी बरादरी ज़लज़ला मुतासरीन की बहाली में किरदार अदा करे। यकीन है सदर रजब तैयब एर्दोगान की क़यादत में तुर्किया की हुकूमत और अवाम जल्द इस मुश्किल से निकल आएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ। आलमी बरादरी अफगानिस्तान में क़याम अमन के लिए किरदार अदा करे। अफगान अबूरी हुकूमत दहशत गर्दी के खात्मे के लिए पुरज़्म है। अफगानिस्तान को दहशत गर्दी के खात्मे के लिए मजबूत सिक्योरिटी इदारों की ज़रूरत है।
अफगान अबूरी हुकूमत ने अपनी सरजमीन किसी भी दूसरे मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल न होने की यकीन दहानी कराई है। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी की म्यूनिख में सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस के पैनल मुबाहिसे में गुफ्तगू। वज़ीर आज़म का वज़ीर आला सिंध को टेलीफोन, बर वक्त कार्रवाई और मौके पर मौजूदगी की तारीफ। वज़ीर आला ने कराची पुलिस चीफ के दफ्तर पर दहशतगर्द हमले की तफसीलात से आगाह किया। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए सूबाई हुकूमतों की इस्तेहदाद कार बढ़ाने में पूरी मुआवनत करेंगे वज़ीर आज़म। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी का जिन्ना हस्पताल कराची का दौरा, पुलिस ऑफिस हमले के जख्मियों की अयादत की। सदर ममलकत की पुलिस और रेंजर्स अहलकारों की बहादुरी की तारीफ। हमले में शहीद अहलकारों को खिराजे अकीदत, जख्मियों की जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ। कराची दहशतगर्द हमले में शहीद रेंजर और पुलिस अहलकार की नमाज जनाजा, सिविल मुलाजिम की आखिरी रसूमात अदा कर दी गईं। वज़ीर आला सिंध, कोर कमांडर कराची, IG समेत पुलिस और रेंजर्स के अहलकारों की शिरकत। 3 शहदा के जसद खाकी आबा इलाकों को रवाना कर दिए गए। PTI के रहनुमा यास्मीन राशिद और CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर की मुबैना ऑडियो सामने आ गई। गुलाम महमूद डोगर की बहाली से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर जारी होने से मुतालिक गुफ्तगू। ऑर्डर साइन होते ही हमें मिल जाएगा, खान साहब इस हवाले से फिक्रमंद हैं। यास्मीन राशिद और गुलाम महमूद डोगर की गुफ्तगू। दुनिया भर में मिसाल नहीं मिलती। तुर्किया और शाम में ज़लज़ले से अमवात की तादाद 45,000 से तजावुज़ कर गई। मुतासरा इलाकों में बड़े पैमाने पर इमदादी ऑपरेशन जारी। पाकिस्तान समेत मुख्तलिफ मुल्कों की इमदादी टीमें रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन में मसरूफ़। तुर्किया में 2.25 करोड़ से ज़ायद अफराद बेघर। कतर से अद्वियात, खैमे और दीगर इमदादी सामान की खेप शाम के इलाके अफरीन पहुँच गई। और पाकिस्तान सुपर लीग के छठे मैच में कराची किंग्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स आज कराची में मद्दे मुकाबिल। मैच शाम 7 बजे से PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, इन खबरों की तफसील शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। आगाज में आपको अहम खबर से आगाह करेंगे। वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ से खैमा साजी के सनतकारों के वफ्द की मुलाकात हुई है। लाहौर में होने वाली इस मुलाकात में खैमों के मयार के तयन के लिए वजीर मनसूबाबंदी की सरबराही में कमेटी तश्कील दे दी गई है। पाकिस्तान तुर्किया के ज़लज़ला ज़दगान के लिए 1,71,000 खैमे भेजेगा। इसी हवाले से मजीद जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे मजहर अब्बास से। जी मजहर, बताइएगा।
جی وزیر اعظم محمد شہباز شریف لاہور میں موجود ہیں اور ابھی تھوڑی دیر پہلے لاہور میں جو ہے ترکیہ کے زلزلہ متاثرین کے لیے وزیر اعظم محمد شہباز شریف کیونکہ دورہ کر کے بھی آئے ہیں ابھی، اور ان زلزلہ متاثرین کو خیموں کی ضرورت کے حوالے سے آج جو ہے خیمہ سازی کے صنعت کاروں سے وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی ملاقات ہوئی ہے۔ اس ملاقات میں وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا ہے کہ پاکستان ترکیہ کے لیے زلزلہ زدگان کے لیے 1,71,000 خیمے بھیجے گا، اور وہ 1,71,000 جو خیمے ہوں گے وہ بین الاقوامی معیار کے ہوں گے، اور اس حوالے سے جو ہے وہ کمیٹی بھی تشکیل دے دی گئی ہے۔ وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال کی جو سربراہی میں کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے جو اس معیار کو اس کے خیموں کے معیار کو دیکھے گی۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ پاکستان معاشی مشکلات کے باوجود بھی ترکیہ کے بہن بھائیوں کی بھرپور مدد جاری رکھے گا، اور اسی حوالے سے آج جو ہے یہ میٹنگ کی گئی ہے، اور اس حوالے سے جو ہے وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے ہدایت کی ہے کہ ان خیموں کے معیار کو بین الاقوامی معیار کا ہونا چاہیے، اور اس حوالے سے جو ترکیہ کی ڈیزاسٹر مینجمنٹ پریزیڈنسی ہے اس سے بھی مشاورت کی جائے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا ہے کہ ہماری پوری کوشش ہے کہ ترکیہ کے جو زلزلہ زدگان ہیں ان کی پوری طرح سے جتنا پاکستان امداد کر سکتا ہے، جتنا ممکن ہے وہ امداد کرے گا، اور یہ جو خیمے ہیں یہ ترکیہ میں فوری طور پر فضائی راستوں سے بھیجے جائیں تاکہ جو ان کے زلزلہ متاثرین کی جو ضروریات ہیں وہ وقت پر پوری کی جا سکے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے پاکستان میں خیمہ سازی کے صنعت کاروں کو اس کار خیر میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی بھی اپیل کی ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے اپیل کی ہے کہ ترکیہ کے بہن بھائیوں کی مدد کی خاطر خیمہ سازی کی صنعت کار حکومت کو کم نرخوں پر خیمے فراہم کریں، یہ کیونکہ ان کی مدد بھی ہو جائے گی زلزلہ متاثرین کی، اور پاکستان کی جو معاشی حالات ہیں ان میں بھی تھوڑی سی اس حوالے سے ریلیف ملے گا۔ پاکستان شام کے وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا ہے کہ پاکستان شام کے زلزلہ متاثرین کے لیے خوراک، گرم کپڑے اور خشک دودھ بھی بھیج رہا ہے۔ پاکستان کی طرف سے ریسکیو ٹیمیں بھی روانہ کی گئی ہیں جو زلزلہ سے متاثرہ علاقوں میں بھرپور مدد کر رہی ہیں، اور وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے یہ کہا ہے کہ پاکستان اور ترکیہ کے کیونکہ دائرینہ تعلقات دہائیوں پر مشتمل ہے، تاریخی بھی ہیں، ثقافتی بھی ہیں، مذہبی بھی ہیں، اور پاکستان کی ہر مشکل گھڑی میں ترکی نے جو ہے وہ پاکستان کی امداد کی ہے۔ ہر مشکل وقت میں ترکی نے پاکستان کی مدد کی ہے۔ بہت شکریہ مظہر عباس، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے اس اہم ملاقات کے حوالے سے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے خیمہ سازی کے صنعت کاروں کی وفد کی ملاقات ہوئی ہے۔ اور ناظرین آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا ہے کہ پاکستان اور ترکیہ کے عوام کے دل ایک ساتھ دھڑکتے ہیں، ترکیہ کے زلزلہ متاثرین کے غم میں برابر کی شریک ہیں۔ ترکیہ کے دورے کے دوران انادولو نیوز ایجنسی کو انٹرویو دیتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ ترکیہ میں زلزلے سے ہونے والے نقصانات غیر معمولی ہیں۔ عالمی برادری تمام اختلافات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے زلزلہ متاثرین کی بحالی کے لیے اپنا فعال کردار ادا کرے۔ مزید تفصیل بتائیں گے آغا مسعود خالد۔ انادولو نیوز ایجنسی کو خصوصی انٹرویو دیتے ہوئے وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا کہ پاکستان اور ترکیہ یکجان دو قالب ہیں۔ مشکل کی اس گھڑی میں پاکستان کی حکومت اور عوام اپنے ترک بہن بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ زلزلہ متاثرین کی بحالی کے لیے ہر ممکن امداد فراہم کی جائے گی۔ We are like one family. Our hearts beat together. Even though it's a very challenging situation, I have no doubts. Turkish people, Turkish nation, under the leadership of President Tayyip Erdogan, they will convert this destruction into wonderful construction. Our prayers are with you. All our good wishes are with you. And whatever we have, it's yours. پاکستان اور ترکیہ کے دیرینہ تعلقات کا ذکر کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ دونوں برادر ملکوں کے عوام کے دل ایک ساتھ دھڑکتے ہیں۔ ہمارے تعلقات اعتماد اور قربت کے رشتوں پر استوار ہیں۔ We will live and die together. That is the spirit. That is the motivation. That is the relationship. And it goes back to centuries. So this is the moving spirit. This is the moving engine of our relationship. And this is unique. وزیر اعظم نے کہا کہ ترکیہ میں زلزلے سے ہونے والی تباہی ناقابل تصور ہے۔ پاکستان کی ریسکیو ٹیمیں متاثرہ علاقوں میں امدادی کاموں میں مصروف ہیں۔ I'm glad to share with you that our rescue team were able to
rescue at least 14 people from the rubble, and alhamdulillah they are alive. Not only people in Pakistan, the government of Pakistan has contributed 1 month's salary, the ministers. The Parliament of Pakistan has donated 1 month's salary. I have appealed to the people of Pakistan to come forward and show complete solidarity. वज़ीर आज़म ने ज़ल्ज़ले से होने वाली तबाही और बहाली के इक़दामात पर तवज्जो मरकूज करने के लिए OIC का हंगामी इजलास बुलाने की तजवीज़ देते हुए कहा कि आलमी बरादरी अपने इख्तलाफात को पसे पुश्त रखते हुए इंसानियत की मदद के लिए आगे बढ़े। OIC should immediately convene a meeting so that all Muslim countries can really discuss and decide immediate relief package for the people of Turkey. International community must play its role, because today it's Turkey. God forbid, tomorrow it can be some other country. Through collective efforts, we must do everything we can. वज़ीर आज़म ने कहा कि जब भी पाकिस्तान को सैलाब और ज़ल्ज़ले की सूरत में कुदरती आफात का सामना करना पड़ा, तुर्किया की हुकूमत और अवाम हमेशा हमारी ढारस बंधाने के लिए भरपूर इमदाद के साथ मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अपने तमाम मुमकिन वसाइल बरूए कार लाते हुए अपने तुर्किया के भाइयों की मदद जारी रखेगा। We have already transported 500 tons of winterized tents and other items. We hope that by the end of this month, we will be able to send something like 1,300 tons of relief goods. In the month of March, about 1,700 tons of relief goods. In the month of April, and now the bulk of this would be comprising of winterized tents. वज़ीर आज़म ने कहा कि इंसानियत की खिदमत के जज्बे को मुकद्दम रखते हुए आलमी बरादरी मुतासरीन की बहाली में अपना किरदार अदा करे। उन्होंने कहा कि इज्तमाई कोशिशें ज़ल्ज़ला मुतासरीन की मदद में माविन साबित होंगी। आगा मसूद खालिद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा है कि पाकिस्तान अफ़गान पनाहगज़ीनों की दहाइयों से मेज़बानी कर रहा है। म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में पैनल डिस्कशन के दौरान गुफ्तगू करते हुए बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा कि आलमी बरादरी को अफ़गानिस्तान में क़याम अमन के लिए अपना किरदार अदा करना चाहिए। The most realistic scenario for us is whoever's in charge of whichever ministry, the police, the institutions that we have to combat these organizations have to start becoming functional in Afghanistan. The humanitarian piece is important, but you can't solve the humanitarian problems through humanitarian aid alone. When it comes to the functioning of their economy, I think we've got this wrong. Their banking channels are non-functional because of the complications of sanctions. The international banking community find it difficult to function within Afghanistan. And then you have this chicken and egg situation where unless these issues are addressed, you don't have economic activity, you don't have economic progress. It'll be very difficult for whoever's in charge in Afghanistan to deliver on anything. We all want to see women educated in Afghanistan, the interim government live up to their commitments to the women of their country and to the international community to allow for that to happen. बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा कि अफ़गान अबूरी हुकूमत को दहशतगर्दी के खात्मे के लिए मजबूत सिक्योरिटी इदारों की ज़रूरत है। I would like the international community to act preemptively rather than reactively after the nightmare scenario. So the key is to convince, in whatever way we can, with international consensus, the interim government in Afghanistan to take on terrorism within their borders, to demonstrate the will to do so. और भी आपको बताएं कि कराची पुलिस ऑफिस पर दहशतगर्दों के हमले में शहीद होने वाले एक रेंजर्स और 2 पुलिस अहलकारों की नमाज जनाजा कराची में अदा कर दी गई है। रेंजर्स अहलकार सब इंस्पेक्टर तैमूर शहजाद की नमाज जनाजा रेंजर्स हेडक्वार्टर्स, जबकि 2 पुलिस कांस्टेबल गुलाम अब्बास और सईद की नमाज जनाजा सेंट्रल पुलिस ऑफिस में अदा की गई।
नमाज़ जनाजा में सिंध के वज़ीर आला सैयद मुराद अली शाह, कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार, डीजी रेंजर सिंध मेजर जनरल इफ्तिखार हसन चौधरी और आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन समेत पुलिस और रेंजर्स के एहलकारों ने शिरकत की। रेंजर्स के सब इंस्पेक्टर के जसद खाकी को तदफीन के लिए मुल्तान रवाना कर दिया गया है। एक पुलिस कांस्टेबल का जसद खाकी लाड़काना जबकि अमजद मसीह का जसद खाकी फैसलाबाद रवाना किया जाएगा। एक पुलिस एहलकार की तदफीन कराची और एक की लाड़काना में की जाएगी। सिंध के वज़ीर आला सैयद मुराद अली शाह ने दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन में जान से हाथ धोने वाली कराची पुलिस ऑफिस के खाकरूब अमजद मसीह की आखिरी रसूमात में भी शिरकत की। गुज़श्ता रोज कराची पुलिस ऑफिस पर 3 दहशतगर्दों ने हमला किया था। ऑपरेशन के दौरान तीनों दहशतगर्द हलाक हो गए जबकि एक सिविल मुलाजिम और 3 सिक्योरिटी एहलकार भी शहीद हुए। ऑपरेशन में सिक्योरिटी एहलकारों समेत 14 अफराद जख्मी हो गए। दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन में पुलिस कमांडोज, पाक आर्मी जवान और रेंजर्स और SSU के कमांडोज ने हिस्सा लिया। तफसीलात के मुताबिक 3 दहशतगर्द कराची पुलिस ऑफिस में फायरिंग करते हुए दाखिल हुए। इत्तला मिलते ही पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी कराची पुलिस ऑफिस पहुंच गई और दहशतगर्दों के खिलाफ मुनज़्ज़म ऑपरेशन शुरू किया। कानून नाफिज करने वाले इदारों के मुनज़्ज़म ऑपरेशन के बाइस तीनों दहशतगर्द कोई बड़ा नुकसान न कर सके। पुलिस की फायरिंग से एक दहशतगर्द खुदकुश जैकेट फटने से हलाक हुआ। मुतल्लिका हुकाम की जानिब से दहशतगर्दों की शनाख्त की जा रही है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह को टेलीफोन करके बरवक्त कार्रवाई और मौके पर मौजूद रहने पर उनके जज्बे की तारीफ की। वज़ीर आला सिंध ने वज़ीर आज़म को कराची पुलिस चीफ के दफ्तर पर दहशत गर्दों के हमले की तफसीलात से आगाह किया। वज़ीर आला ने हमलावरों से मुतालिक जमा किए गए हक़ाइक़ से भी वज़ीर आज़म को आगाह किया। वज़ीर आज़म ने कहा कि अल्लाह का शुक्र है कि बड़ा जानी नुकसान या तबाही नहीं हुई। फोर्सेस ने बड़ी बहादुरी से हमलावरों का खात्मा किया। उन्होंने कहा कि दहशत गर्दी के खात्मे के लिए सूबाई हुकूमतों की इस्तादाद कार बढ़ाने में पूरी मुआवनत करेंगे। वज़ीर आज़म का कहना था कि तमाम अफसरान और अहलकारों को शाबाश दी जाए। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने जिना हस्पताल कराची में पुलिस ऑफिस हमले के जख्मियों की अयादत की। सदर ममलकत ने पुलिस और रेंजर्स एहलकारों की बहादुरी को सराहते हुए वतन की खातिर बहादुरी से दहशत गर्दों के खिलाफ लड़ने पर उनको खिराज तहसीन पेश किया। उन्होंने एहलकारों से उनकी सेहत के बारे में दरियाफ्त किया और जख्मियों की जल्द सेहतयाबी की दुआ की। पुलिस और रेंजर के एहलकारों के साथ यकजहती का इजहार करते हुए सदर ममलकत ने हमले में शहीद होने वाले एहलकारों को खिराज अकीदत पेश किया और उनके बुलंदी दर्जात के लिए दुआ की। रहनुमा PTI यास्मीन राशिद और CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर की मुबैना ऑडियो मंजर आम पर आई है। ऑडियो में सुप्रीम कोर्ट से बहाली के बाद ऑर्डर मिलने और इमरान खान के फिक्रमंद होने से मुताल्लिक बात की जा रही है। जी मैडम, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम डॉक्टर साहब, क्या हाल है वालो? जी अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। वो चंगी खबर दसो ना, ऑर्डर हो गए ना? नहीं, अभी तक नहीं मिले ऑर्डर। इन्होंने इरादा किया, मैं वैसे पूछ रही हूँ। नहीं, वो तो सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर होने हैं, वो तो इंशाल्लाह जैसे होंगे तो मिल जाएंगे। हमारे बंदे बैठे हुए हैं वहाँ पर। अच्छा, वो डाक साहब आती है ना, जैसे बन वो साइन करते हैं उस पर। हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा। तो कोर्ट टाइम पे तो नहीं करते ना, तो कोर्ट टाइम के बाद ही करते हैं। अच्छा, क्योंकि खान साहब काफी कंसर्न थे। अच्छा, मैंने कहा तो मैंने कहा जी मेरी खबर के मुताबिक अभी तक उनको नहीं मिले। जी अभी तक नहीं, वो आ जाएंगे रात को, डाक साइन होके आ जाती होती है। आज हमारी रात खामोशी से गुजर जाएगी, मैं वैसे पूछूंगा। अल्लाह ताला खैर करे, अल्लाह ताला करे। अच्छा, मैंने कहा मुश्किल सवाल आपको डाल दिया आते सारी। अल्लाह ताला करम करे। अल्लाह करम करेगा अपना। ठीक है, इंशाल्लाह। ओके, ठीक। और अभी आपको आगाह करते हैं तुर्किया और शाम में आने वाले हौलनाक ज़लज़ले के हवाले से, जहां अमवात की तादाद बढ़कर 45,000 हो गई है। तुर्किया के इलाके कोनिया में आतिशज़दगी के वाक़े में शामी मुहाजिर ख़ानदान के 7 अफराद जाँ बहक हुए हैं। ये ख़ानदान 6 फरवरी को आने वाले ज़लज़ले के बाद जनूबी शहर नौरदगी से कोनिया मुंतकिल हुआ था। जाँ बहक होने वालों में 4 से 13 साल के 5 बच्चे भी शामिल हैं। तुर्किया और शाम में तकरीबन 5,000 आफ्टर शॉक्स महसूस किए जा चुके हैं, जबकि तुर्किया में 2.25 करोड़ अफराद बेघर हैं। 40 लाख से ज़्यादा शामी मुहाजिरीन भी
ترکیہ میں مقیم ہے اور زلزلے میں لقمہ اجل بننے والے 1,500 سے زائد افراد کی لاشیں شام واپس بھجوا دی گئی ہیں۔ صوبہ حتائی میں ترک وزیر صحت امدادی سرگرمیوں کا جائزہ لینے میں مصروف تھے کہ کوئلے کا ہیٹر پھٹ گیا، تاہم کوئی نقصان نہیں ہوا اور تمام افراد محفوظ رہے۔ نیٹو ملکوں نے حتائی اور اسکندرون میں 3,000 اراضی گھروں کی فراہمی کا اعلان کیا ہے۔ انقرہ میں وزیر خارجہ مولود چاوشولو کے ہمراہ نیوز کانفرنس میں نیٹو سیکرٹری جنرل اسٹالٹنبرگ نے کہا کہ حالیہ زلزلہ ایک ہولناک تباہی تھا جس کی مثال کم ملتی ہے۔ اتحادی ملک ترکیہ کی مدد جاری رکھیں گے۔ ترکیہ میں پاکستان سمیت مختلف ملکوں سے امدادی ٹیمیں سرگرمیوں میں مصروف ہیں۔ We would like to extend our full help to rescue all the victims of the earthquake. Very sad, and our team was also very sad to see this mega disasters, and we are working with full motivation and dedication to help the Turkiya nation. And this can happen to any nation, even in Pakistan. شام کے متاثرہ علاقوں میں امدادی سرگرمیاں جاری ہیں، تاہم محدود عالمی امداد کی وجہ سے کئی علاقوں میں متاثرین کی امداد تک رسائی کم ہے۔ ترکیہ کی سرحد کے ساتھ شام کے شمال مغربی علاقے میں بارشوں اور سیلاب نے زلزلہ متاثرین کی مشکلات میں مزید اضافہ کر دیا ہے۔ مقامی حکام کے مطابق علاقے میں موجود ایک چھوٹے ڈیم میں دراڑیں پڑ گئیں، سیلابی پانی سے مواصلاتی رابطے منقطع اور کئی گھر تباہ ہو گئے۔ شام کے صدر بشار الاسد نے عالمی برادری سے اپیل کی کہ متاثرین کی بحالی کے لیے وسائل کی فراہمی میں تعاون کریں۔ قطر سے امدادی سامان کی کھیپ مزاحمتی گروپوں کے زیر کنٹرول علاقے افرین پہنچ گئی۔ اس امدادی سامان میں ادویات، خیمے، گندم اور دیگر ضروری اشیاء شامل ہیں۔ ترکیہ اور شام میں ہولناک زلزلے نے تباہی اور بربادی کی المناک داستان لکھ دی۔ تباہ شدہ عمارتوں کا ملبہ بکھرا پڑا ہے۔ پاکستان سے جانے والی ٹیمیں دن رات متاثرین کی مدد میں مصروف ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف بھی مشکل کی اس گھڑی میں زلزلہ زدگان کے درمیان پہنچ کر ان کا دکھ بانٹتے دکھائی دیے۔ مزید تفصیل اس رپورٹ میں۔ ناظرین، سیلاب سمیت مشکل کی ہر گھڑی میں پاکستان کی مدد کو فوری پہنچنے والے برادر ملک ترکی میں زلزلے سے ہونے والے جانی نقصان کا دکھ ہر پاکستانی نے اپنے دل میں محسوس کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف فوری طور پر ترکی جانا چاہتے تھے، لیکن انہوں نے اپنا دورہ کچھ روز کے لیے مؤخر کر کے زلزلہ زدگان کے لیے بڑے پیمانے پر امدادی سامان بھجوانے کا سلسلہ شروع کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ترک بھائیوں کا درد محسوس کرتے ہوئے ان کے درمیان پہنچ کر ان کی دلجوئی کرنے کا فیصلہ کیا اور جمعرات کو وہ زلزلہ زدہ علاقوں میں پہنچ گئے۔ ترکیہ میں وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے امدادی سرگرمیوں میں مصروف پاکستان کی ریسکیو ٹیموں سے ملاقات کی اور ان کے عزم اور جذبے کو سراہا اور کہا کہ مشکل کی اس گھڑی میں ہمیں اپنے بھائیوں کی بھرپور مدد کرنی ہے۔ وزیر اعظم کو بتایا گیا کہ پاکستانی ریسکیو ٹیمیں زلزلے کے فوری بعد ترکیہ پہنچیں اور انہوں نے اب تک 14 افراد کو ملبے سے بحفاظت نکالا ہے۔ ترکی اور شام میں 6 فروری کو 7.8 شدت کا زلزلہ آنے کے بعد اس قدر ہولناک تباہی ہوئی کہ پوری دنیا لرز کر رہ گئی۔ پاکستان سمیت دنیا بھر سے ریسکیو ٹیمیں امدادی کارروائیوں میں شریک ہوئیں۔ ان ٹیموں نے رات دن کام کیا۔ جیسے ہی انہیں کہیں زندگی کی کوئی رمق محسوس ہوئی، انہوں نے ملبہ ہٹانے کا کام شروع کر دیا اور اس دوران بہت سی قیمتی جانیں بھی بچائی گئیں۔ بات کریں اگر وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی اور ان کے دورے کے حوالے سے، تو وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے اپنے دورے کے دوران کہا کہ ترک بھائیوں کی مدد ہمارا فرض ہے، ہم ایک خاندان کی طرح ہیں۔ ترکیہ جلد مشکل وقت سے نکل آئے گا۔ جہاں دنیا کے دیگر ملک مصیبت کی اس گھڑی میں ترکیہ اور شام کی مدد کو پہنچے، وہیں پاکستان بھی کسی طور پیچھے نہ رہا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ترکیہ کی مدد کے مشن میں خصوصی دلچسپی لی اور پاکستان نے امدادی سامان کے متعدد جہاز بھجوائے، جبکہ سڑک کے راستے بھی سامان قافلوں کی صورت میں وہاں پر جا رہا ہے۔ صدر ڈاکٹر عارف علوی نے کہا ہے کہ پاکستان کا روشن مستقبل انسانی وسائل کی ترقی میں ہے۔ دنیا میں ایسی کئی مثالیں موجود ہیں جو ملک تباہ ہوئے لیکن اپنی ہنرمند افرادی قوت کی بدولت آج ان کا ایک مقام ہے۔ پاکستان کو بھی آئی ٹی کے شعبے پر بھرپور توجہ دینا ہوگی۔ حیدرآباد چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے صدر مملکت نے کہا کہ کامیابی کا راز عاجزی اور انکساری میں ہے۔ آپ اپنے عمل کے ذریعے ہی لوگوں کو متاثر کرتے ہیں۔ ہمیں کسی کو ذمہ دار ٹھہرانے کی بجائے اپنے گریبان میں جھانکنا ہوگا۔ تبدیلی تب ہی آتی ہے جب آپ عمل کر کے دوسروں کو دکھائیں۔ ملک کے معاشی چیلنجز کا ذکر کرتے ہوئے صدر مملکت نے اس بات پر افسوس کا اظہار کیا کہ پاکستان میں اسکولز میں داخلے کی شرح خطے کے دوسرے ممالک کی نسبت کہیں کم ہے۔ ہمیں آئی ٹی کے شعبے پر توجہ دینا ہے۔
मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना मशहूद ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान से मुतालबा किया है कि चौधरी परवेज इलाही की ऑडियो लीक के मामले पर सोमोटो नोटिस लिया जाए। वो लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे, जिसकी तफसील बताएंगे नवीद हयात। लाहौर हाई कोर्ट में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए राना मशहूद अहमद ने कहा कि माजी में भी नून लीग की मुंतखब हुकूमत के खिलाफ साजिशें की गईं और अब दोबारा अवामी हुकूमत को अदम इस्तेहकाम का शिकार बनाने की कोशिशें की जा रही हैं। ये फितना खान फिर पाकिस्तान को तबाही बर्बादी के रास्ते पे लेके जाना चाहता है। मेरा मुतालबा है कि आज इन ऑडियो लीक्स के ऊपर जो है सुओ मोटो हो। राना मशहूद अहमद ने कहा कि इमरान खान का तलबी के बावजूद अदालतों में पेश ना होना अदलिया और आइन का मजाक उड़ाने के मुतरादिफ है। इमरान खान जब आया था तो उसने सुनामी का नारा लगाया था। सुनामी तबाही का नाम है और तबाही की उसने पाकिस्तान में, मईशत की सुनामी, कारोबार की सुनामी, बेरोजगारी की सुनामी, और इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ अपनी जेबें भरना है और लोगों को कहता है जेल भरो तहरीक, और खुद अपने साथ अपने लोग रखे हुए जो जेबें भर रहे हैं। एक सवाल के जवाब में राना मशहूद ने कहा कि इमरान खान मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा करके बैरूनी सरमायाकारी का रास्ता रोकना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि पीटीआई के दौरे हुकूमत में जो फैसले किए गए उनके बायस मुल्क को एक बार फिर से दहशतगर्दी की लहर का सामना है। नवीद हयात, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ कहते हैं, तमाम मसाइल का हल हमारे पास है, IMF के पास नहीं। मुश्किलात से निकलने के लिए हमें अपने पैरों पर खड़ा होना होगा। सियालकोट के निजी कॉलेज में तकरीब से खिताब करते हुए ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने कहा कि मौजूदा हालात के हम सब जिम्मेदार हैं। हमारे पास वसाइल मौजूद हैं मगर हम इनसे फ़ायदा नहीं उठा रहे। ख्वाजा आसिफ का कहना था कि बिलाशुबा आलमी मालियाती दारी की शराइत की वजह से आवाम को माली मुश्किलात पेश आ रही हैं, लेकिन इसका वाहिद हल ये है कि मुल्क की मईशत को मजबूत करके खुद कफालत की मंजिल हासिल की जाए। वज़ीर दिफा ने कहा कि दहशतगर्दी के हालिया वाक़यात में जानी नुकसान पर दिल बहुत दुखी है। उनका मजीद कहना था कि चंद हज़ार अफराद की वजह से करोड़ों लोग परेशानी से दो चार हैं। आमदनी और अखराजात में बढ़ते हुए फ़र्क की वजह से आवाम बुनियादी सहूलतों से महरूम हो रहे हैं। मनसूबाबंदी के वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा कि इस वक्त मुल्क संगीन तरीन माशी बहरान का शिकार है और इसकी वजह गुज़श्ता 4 सालों में साबका हुकूमत की गलत पॉलिसियाँ हैं। उन्होंने कहा कि मुल्क की तारीख में 2013 से 2018 के दरमियान होने वाली तरक्की की मिसाल नहीं मिलती। फैसलाबाद में ज़रई यूनिवर्सिटी के दौरे के मौके पर ज़रई साइंसदानों से खिताब में वफाकी वज़ीर ने कहा कि हमारे गुज़श्ता दौरे हुकूमत के दौरान 11,000 मेगावाट बिजली सिर्फ 4 साल में पैदा हुई, जबकि पाकिस्तान की 67 साल तारीख में 18,000 मेगावाट बिजली पैदा की गई। वफाकी वज़ीर ने कहा कि 2018 तक हमारा मुल्क गंदम, कपास और चीनी में खुद कफील था। इसी दौरान हायर एजुकेशन में तरक्की करते हुए 50 से ज़्यादा यूनिवर्सिटियाँ कायम की गईं। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा कि तरक्की के सफ़र का तसलसल एक इंजीनियर हुकूमत के मुसल्लत किए जाने से तबाही के सफ़र में तब्दील हो गया और इस हुकूमत ने गालन गलोच के कल्चर के सिवा कुछ नहीं दिया। वफाकी वज़ीर ने कहा कि मौजूदा हुकूमत मुल्क को दोबारा तरक्की की राह पर डालने की भरपूर कोशिश कर रही है। तेज़ तरीन माशी तरक्की के लिए दीगर शोबों के साथ ज़राअत को तरजीही बुनियादों पर इक़दाम करके जदीद टेक्नोलॉजी से आरास्ता करना होगा। आग के शोले बुलंद होते रहे, चीखो पुकार मची रही, 65 मुसाफिर जलकर राख हो गए। जी नाजरीन, अलमनाक सानिया समझौता एक्सप्रेस को 16 बरस बीत गए, लेकिन मुतासरा खानदान आज भी इंसाफ के मुंतज़िर हैं। 18 फरवरी 2007 को लाहौर और दिल्ली के दरमियान चलने वाली समझौता एक्सप्रेस पर बम से हमला किया गया और बाद अज़ा उसे नजर आतिश कर दिया गया, जिसके नतीजे में लुक़्मे अजल बनने वाले 65 से ज़ायद अफराद में 40 से ज़ायद पाकिस्तानी शहरी थे। इस होलनाक दहशतगर्दी के वाक़े के बाद भारतीय तहकीकाती इदारों की तफ्तीश ने साबित किया कि हमलावर भारतीय थे और उनको बम भारतीय फ़ौज के कर्नल प्रसाद ने फराहम किए और लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित इस दहशतगर्द हमले का मास्टरमाइंड था। इस दहशतगर्दी से जुड़े एक और मरकजी किरदार सुनील जोशी को मध्य प्रदेश में कत्ल कर दिया गया। स्वामी असीमानंद ने इकबाल जुर्म करते हुए भारतीय दहशतगर्द तंजीम RSS के मुलव्वस होने का भी इकरार किया, जिसे भारतीय इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने बरी कर दिया। वजारत खारजा अपनी कानूनी जिम्मेदारी अदा करते हुए मुतअद्दिद बार सफारती सतह पर सानहे के मुतासरीन को इंसाफ फराहम करने की अपील कर चुका है, जबकि मुतासरीन 16 साल गुजर जाने के बावजूद आज भी इंसाफ के मुंतज़िर हैं।
नाजरीन, 16 साल गुजर जाने के बावजूद भी आज भी मुतासरीन इंसाफ के मुंतज़िर हैं और देखना यह है कि उनको इंसाफ कब मिलेगा। और इस दहशतगर्दी से जुड़े एक और मरकजी किरदार सुनील जोशी को मध्य प्रदेश में कत्ल कर दिया गया था। स्वामी असीमानंद ने इकबाल जुर्म करते हुए भारतीय दहशतगर्द तंजीम RSS के मुलव्वस होने का इकरार भी किया था। इसी हवाले से मजीद बात करते हैं। दिफाई तर्जकार हैं अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, इस वक्त टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं। अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। यकीनन इस अफसोसनाक सानहे के हवाले से आप इससे पहले भी बहुत बार गुफ्तगू कर चुके हैं, लेकिन सर आज इस तमाम सूरत हाल की हम बात करें, 16 साल गुजर गए इस अफसोसनाक वाक़े को, लेकिन एक हिंदुत्व की छाप हमें भारत के अंदर नज़र आ रही है और मुतासरीन आज भी इंसाफ के मुंतज़िर हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, भारत से इंसाफ की तो तवक्को लगाना मेरे ख्याल में बिल्कुल एक दीवाने का ख्वाब होगा। भारत जो है जिस ज़बान में समझना चाहता है उसी में समझाना पड़ेगा। भारत अब मेरे ख्याल में वक्त आ गया है दुनिया को कि वो इसको एक दहशतगर्द रियासत जो है वो डिक्लेयर करे, क्योंकि जितनी भी दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ हो रही हैं वो गज़ब खुदा का हज़ारों लोगों को जो है वो मार डाला जाता है। और सिर्फ मुसलमानों पे नहीं, दीगर जो कौमियतें वहाँ बसती हैं उनके ऊपर भी जो है जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। समझौता एक्सप्रेस की अगर हम खुसूसी तौर पर बात करें तो हमें याद है कि जिस तरीके से समझौता एक्सप्रेस को जलाया गया और उसके अंदर बाकायदा तेल की बोतलें रखी गई, उनके अंदर केमिकल्स और फ्यूल की बोतलें थीं, जिसमें से 3 ऐसे बॉम्ब थे जो डेटोनेट नहीं हो सके थे, और बाकी जो 2 बोगियों के अंदर जिस तरीके से उनको जलाया गया और बाहर से दरवाजे बंद कर दिए गए, यानी कि उसको बाकायदा जिस तरह से ये रावण को जलाने का इनका दशहरे का एक त्यौहार है, उसके अंदर ये बाकायदा जलाया करते हैं और नजर आतिश करते हैं। आप देखें इनकी चिता जलाने का, इनकी जो अग्नि के आगे ये फेरे लेते हैं दीगर, यानी कि हर जगह आपको वो इनका जो मजहबी एक रस्म है वो आपको नजर आती है। अब मसला ये है कि इसके अंदर ये समझौता एक्सप्रेस जो है ये हफ्ते में 2 दफा चला करती थी, एक जुमेरात को और एक जो है सोमवार को, और उसमें मुख्तलिफ लोग ये दिल्ली से अटारी आती थी और उसके बाद वाहगा से जो है वो लाहौर आया करती थी। वहाँ जाहिर है जो पासपोर्ट चेक वगैरह होते थे, 70 के करीब पाकिस्तानियों को जो है वो इन्होंने 18 फरवरी को मिडनाइट तक आधी रात के दरमियान में इन्होंने जला डाला और इसको रंग दे दिया कि जी ये तो कोई पहले हादसा हो गया। और फिर 2007 के अंदर ही सुनील जोशी को जो है वो कत्ल कर दिया गया, यानी कि वही पुराना तरीका कि एविडेंस जो है वो मिटा दो। और उसके बाद जो 3 लोगों को, जिसको नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो भारत की थी, जिन्होंने उनका चालान भरा और उनको जो है बाकायदा उनको शक की बुनियाद के ऊपर और उनके खिलाफ जो वाज़ेह सबूत थे उसका मुकदमा चलता रहा। 2019 के अंदर जाके उनकी अदालत का आप कमाल देखें कि उनकी अदालत ने उन 3 लोगों को जो है बाइज्जत बरी कर दिया। तो फिर इसका मतलब यह है कि क्या ये वाकया ही पेश नहीं आया और क्या 70 लोगों की जानें नहीं गई? क्या इसके अंदर जो है वो धमाका खेज मवाद जो है वो, यानी कि कौन कसूरवार था, पता तो चले कि कौन कसूरवार था। अब दूसरी तरफ जो है वो जो तंजीमें जो इसके साथ मुलव्विस थी, खास तौर पे जो अभिनव भारत थी, उसके अंदर जो RSS के नुमाइंदगान थे जिसका नाम था गालिबन स्वामी पता नहीं क्या था, वो बाकायदा उसके अंदर इन्वॉल्व था और उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन हुई। लेकिन हराम है कि भारत में जो है या पूरी दुनिया में इस बात के ऊपर लेके कोई इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने, कोई ह्यूमन राइट्स की जो तंजीमें हैं, कोई और इस किस्म की जो अमेरिकन कानून हैं, जो मगरबी कवानीन है, किसी ने इसके ऊपर जो जबान है वो खोलना मुनासिब नहीं समझी। लेकिन फिर जैसे कि आपने कहा कि मुल्जिमों को बरी कर दिया गया, आम शहरियों का कत्लेआम किया गया, ये जो फैसला किया गया था आप क्या समझते हैं, क्या किसी प्रेशर में किया गया था? और जैसे कि भारत की जानिब से दावा किया जाता है कि वहाँ पर अदालतें आज़ाद हैं, वो आज़ादाना तरीके से फैसले करती हैं, लेकिन क्या ये मोदी सरकार का असर था कि जो इंतहा पसंद थे वो इतने भारी पड़े अदालतों पर? जी, जहन्नम में गई भारतीय अदालत, वो कहते तो जरूर ये हैं, लेकिन मुझे अफसोस है, ये मैं बड़ा सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए, भारतीय जो है वो तो कैंगरू कोर्ट है,
इसको तो छोड़ें, ये बिल्कुल दबाव उनके ऊपर मौजूद था। अभी ये जिस तरीके से बाबरी मस्जिद का हुआ, इसी तरीके से जो दीगर वाकयात हुए, 6 शहरों के नाम उठा के तब्दील कर रहे हैं। लखनऊ का नाम 600 साल पुराना गजब खुदा का वो शहर है, उसका आप नाम तब्दील करने चल रहे हैं। हर जगह आप जो है हिंदुत्व को लेके चल रहे हैं। अफजल गुरु के केस के अंदर, जो कि बिल्कुल मासूम आदमी था, अफजल गुरु को अदालत ने ये कह के कहा कि इसके खिलाफ हमें कोई वाज़ेह सबूत नहीं है, कोई ठोस शवाहिद मौजूद नहीं है, लेकिन हम इसको हिंदू कौम की तसल्ली और तशफ़ी के लिए जो है इसको सजाए मौत दे रहे हैं। अब आप ये मुझे बताएं कि ये इंसाफ के तकाज़े, ये कौन सा भारतीय अदालत के इंसाफ के जो है वो बात करते हैं। अच्छा, दूसरी तरफ हम आ जाते हैं ये 2019 के फैसले का। कोई शक व शुबा ही नहीं है इसके अंदर के बीजेपी की जो एक फिस्तायत भरी हुकूमत है, जो एक दहशतगर्दों की हुकूमत है, उसने उठा के ये उनको अदालतों के ऊपर वो जो है दबाव डालते हैं। अभी हालिया आप देखें, वो तमाम लोग जो बाबरी मस्जिद के अंदर 5 जो जज साहिबान थे, उन जजों में से 3 को जो है वो हुकूमती ओहदे दे दिए गए जिन्होंने फैसला सुनाया था। यानी कि भारत के अंदर जो है वो इंसाफ वाकई अंधा हो चुका है, और वो अंधा हो के अपने ही लोगों को जो है वो कुचलने के लिए तैयार खड़ा है। लेकिन इसमें पाकिस्तानी जाने गई थी, ये पाकिस्तान का केस है, इसमें गैर मुल्की जो लोग हैं उनको शामिल है, ये कत्ल किया गया है हमारे लोगों को, ये पाकिस्तानी लोगों की जो शहादतें हैं इनको हजम नहीं होंगी, और ये भारत का जो कानून का निज़ाम है और जो उनकी दहशतगर्द हुकूमत है उसको इसका हिसाब देना पड़ेगा। इससे पहले भारत की दहशतगर्द हुकूमत को इसका हिसाब देना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, सीनियर तज्जियाकार, आप हमारे साथ मौजूद थे। आपके वक्त के लिए। नाज़रीन, आगे बढ़ें और आपको बताएं कि मुल्क भर में शब महराज आज अक़ीदत व एहतराम से मनाई जाएगी। शब महराज जहां आलम इंसानियत को वर्त हैरत में डालने वाला वाक़या है, वहीं इस रात में उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नमाजें भी फ़र्ज हुई। सदफ अफजल रिपोर्ट करेंगे। मेराज की शब को दीन इस्लाम में एक नुमायां और मुनफरिद मकाम हासिल है, क्योंकि इस रात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने पास बुलाकर अपना दीदार करवाया था। रजब इस्लामी साल का 7वां महीना है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने साल के 12 महीनों में मुख्तलिफ दिनों और रातों की खास अहमियत व फजीलत बयान फरमाई है। मेराज के वाक़ये ने फ़िक्र इंसानी को एक नया मोड़ अता किया। ये वाक़या पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इम्तियाजी मोअज़्ज़ा है। शब मेराज पर महबूब खुदा खातिमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आसमानों की सैर करके अल्लाह की निशानियों का मुशाहिदा किया। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मुक़द्दस सफ़र के दौरान मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा गए और फिर आप आसमानों में अल्लाह ताला से मुलाकात करने तशरीफ़ ले गए। मेराज की शब अल्लाह ने जब महबूब अपने को बुलवाया, सोचो तो सही उन दोनों में गुफ्तार का आलम क्या होगा। रब्बुल आलमीन और सरकार दो आलम सल्लम के दरमियान वो जो मोहब्बत की बातें थी, वो क्या बातें हुई होंगी, वो क्या हम कलामी हुई होगी। ये 27 रजब की रात यही दर्स देती है कि मुसलमानों, नमाज को कायम करो, नमाज के पाबंद हो जाओ। रब्बुल आलमीन ने जो तोहफ़ा अपने हबीब सल्लम को दिया, वो तोहफ़ा तुम अपने पास संभाल के रखो और उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगियों को गुजारो। रजब की 27वीं शब को दुनिया भर के मुसलमान अकीदत व एहतराम के साथ मनाते हैं। अहले ईमान नवाफिल अदा करते हैं और अपनी बख्शिश की दुआएं मांगते हैं। सदफ अफजल, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। नाजरीन, यहाँ पे वक्त हुआ है एक ब्रेक का, जिसके बाद बात करेंगे PSL सीजन 8 के हवाले से। हमारे साथ रहिए।
اور ابھی کچھ بات کرتے ہیں پاکستان سپر لیگ 8 کے حوالے سے۔ پاکستان سپر لیگ 8 میں آج ایک انتہائی اہم میچ کھیلا جا رہا ہے جس میں کراچی کنگز اور کوئٹہ گلیڈیٹرز کی ٹیمیں آمنے سامنے ہوں گی۔ یہ میچ اب سے کچھ ہی دیر میں شروع ہونے والا ہے اور پی ٹی وی سپورٹس HD پر براہ راست دکھایا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ دونوں ٹیموں کی بھی اگر بات کریں تو ابھی تک کوئی بھی ٹیم اس سیزن میں کامیابی سمیٹنے میں ناکام رہی ہے۔ اور PSL میں دونوں ٹیموں کے درمیان ہونے والے مقابلوں کی ابھی تک بات کی جائے تو 14 میچز میں سے کوئٹہ 9 جبکہ کراچی جو ہے اس نے 5 میچز جو ہیں وہ جیت لیے ہیں۔ پاکستان سپر لیگ سیزن 8 کے چھٹے میچ میں کراچی کنگز اور کوئٹہ گلیڈیٹرز کا ٹاکرا آج کراچی میں ہو رہا ہے۔ اسی پر مزید بات کرتے ہیں۔ ذیشان قیوم ہمارے سپورٹس جرنلسٹ ہیں، اس وقت ہمیں اسٹوڈیو میں جوائن کر رہے ہیں۔ ذیشان، بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ آج کے میچ کو لے کے اگر ہم بات کریں تو دونوں ٹیموں کے لیے بہت اہم میچ ہے یہ، کیونکہ نہ تو ابھی تک کراچی کنگز جو ہے وہ میچ جیتنے میں کامیاب رہا ہے اور نہ ہی ابھی کوئٹہ گلیڈیٹر کی ٹیم جو ہے وہ میچ جیتی ہے۔ بالکل ایاز، آپ نے ٹھیک کہا، آج بھی جو ہے وہ بڑا تگڑا مقابلہ ہونے والا ہے کیونکہ دونوں ٹیمیں بہت زیادہ ڈیسپریٹ ہیں کہ وہ ایونٹ میں جو ہے وہ پہلی کامیابی حاصل کریں۔ کراچی کی ٹیم کو تو زیادہ ضرورت ہے جیت کی کیونکہ وہ مسلسل 2 میچ ہار چکی ہے، تو مزید وہ جو ہے وہ ہار برداشت نہیں کر سکتے، نہ ہی افورڈ کر سکتے ہیں کیونکہ اس سے ان کی پھر اگلے مرحلے میں جو ہیں جانے کی امیدیں جو ہیں وہ کافی کم ہو جائیں گی۔ کوئٹہ کی ٹیم ابھی تک ایک ہی میچ جو ہے وہ کھیلی ہے اور وہ بھی ہار چکی ہے ملتان سے، لیکن اگر پرفارمنس کی بات کریں تو کراچی کی ٹیم کی بیٹنگ پرفارمنس جو ہے وہ قدرے بہتر رہی ہے۔ پہلے میچ میں کراچی کی ٹیم نے 197 بنائے تھے اور وہ صرف ایک میچ سے 2 رن سے وہ ہار گئے تھے۔ دوسرا جو میچ تھا کراچی کا اس میں بھی اس نے انہوں نے 173 رنز بنائے تھے، تو کراچی کی ٹیم جو ہے وہ ایٹ لیسٹ 170 پلس رنز بناتی جا رہی، جبکہ کوئٹہ کی ٹیم کا اگر آپ میچ دیکھیں تو ملتان سلطانز کے ساتھ ان کا میچ تھا اور وہ 110 رنز پر ہی جو ہے وہ پوری ٹیم آؤٹ ہو گئی تھی۔ اگر دونوں ٹیموں کی آپ بیٹنگ کی بات کریں تو کوئٹہ کی ٹیم آن پیپرز جو ہے وہ زیادہ تگڑی نظر آتی ہے، لیکن پہلے میچ کی پرفارمنس کے بعد جو ہے وہ اب کوئٹہ کی ٹیم کو بہت زیادہ جو ہے وہ کم بیک کی ضرورت ہے کیونکہ ان کے پاس دیکھیں مینٹورز اتنے اچھے ہیں کہ وہ اس ٹیم کی خامیاں جو ہیں وہ دور کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ پہلے میچ کے بعد بالکل یقیناً ان کی ٹیم میٹنگ میں جو ہے وہ ان کی خامیوں پر بات کی گئی ہے کیونکہ کوئٹہ کی ٹیم اب جو ہے وہ اس میچ میں پہلے بیٹنگ کر رہی ہے۔ اگر میں ٹاس کی آپ کو بتاؤں تو کراچی کنگز نے ٹاس جیت کر جو ہے وہ فیلڈنگ کا فیصلہ کیا ہے۔ کوئٹہ کی ٹیم ابھی 7 بجے جو ہے وہ اپنی بیٹنگ کا آغاز کرے گی۔ ان کی پاس بیٹنگ لائن بہت مضبوط ہے۔ ان کے کیپٹن ہیں دیکھیں سرفراز احمد ہیں، جیسن رائے ہیں ان کے پاس، مارٹن گپٹل ہیں، اس کے علاوہ محمد حفیظ ہیں ان کی ٹیم میں، محمد نواز ہیں، افتخار احمد ہیں، اس کے علاوہ عبد البنگلزئی ہیں، ول سمیڈ ہیں، عمر اکمل ہیں۔ تو یہ دیکھیں بیٹنگ لائن تو کافی تگڑی ہے، لیکن اس کو کراچی کے میدان میں جو ہے وہ اب پرفارم کرنا ہوگا کیونکہ کراچی کنگز جو ہیں اپنے ہوم گراؤنڈ پر کھیل رہے ہیں، وہ ڈیسپریٹ بھی ہیں جیت کے لیے، تو میرے خیال میں کراچی کی بولنگ لائن اپ جو ہے وہ کوئٹہ کو مشکلات ضرور پیش کرے گی۔ جیسے کہ آپ نے بتایا کہ کوئٹہ کی ٹیم جو ہے وہ بہت سٹرونگ ہے، ان کی بیٹنگ لائن بھی بہت اچھی ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں وہ لیگ کہاں کر رہی ہے؟ دیکھیں پہلے میچ میں تو ملتان کے جو بالرز تھے انہوں نے کوئٹہ کی جو بیٹنگ لائن تھی اس کو کافی ایکسپوز کر دیا تھا کہ کہاں پر لیگ کر رہے تھے، کیونکہ یہ سارے بڑے نام ہیں اور T20 کے نام ہیں، تو ان کی تمام پلیئرز کی پھر خامیاں بھی تھیں جن پر میرے خیال میں ملتان نے کافی زیادہ ورک کیا تھا۔ احسان اللہ جو بالر تھے انہوں نے 5 وکٹیں حاصل کی تھیں، وہ ایک ایمرجنگ بالر ہیں، اس PSL کی پروڈکٹ جو ہے اس PSL 8 میں وہ ابھر کے سامنے آئے ہیں۔ انہوں نے جو ہے وہ کوئٹہ کی جو ساری بیٹنگ لائن تھی اس کو تہز نہز کر کے رکھ دیا تھا۔ تو کوئٹہ کی ٹیم جو ہے دیکھیں ایک دفعہ کی چیمپئن ہے، کراچی بھی ایک مرتبہ کی چیمپئن ہے، کوئٹہ نے جو ہے وہ 2 مرتبہ PSL کا فائنل بھی کھیلا ہوا ہے، تو ان کے پاس جو ٹیم انتظامیہ ہے وہ بڑی زبردست ہے۔ تو آج کے میچ میں دیکھیں گے کہ اسٹریٹجی کیسی ہے کوئٹہ کی، کیونکہ پہلے بیٹنگ کر رہے ہیں وہ اور کراچی کا میدان ہے، تو کتنا سکور جو ہے وہ کراچی کو دے سکتے ہیں، کیونکہ کراچی کی ٹیم جو ہے وہ 197 بھی بنا چکی ہے، 173 رنز بھی بنا چکی ہے، تو میرے خیال میں اب کوئٹہ کو 200 پلس دیکھنا پڑے گا، جس طرح سے گزشتہ رات ہم نے میچ میں دیکھا، تو 200 پلس بنا کر ہی کوئٹہ جو ہے وہ کراچی کو انڈر پریشر کر سکتا ہے۔ اچھا، اگر کراچی کی پچ کی بات کرتے ہیں ذیشان، ابھی تک اگر کراچی میں ہونے والے میچز کی ہم بات کریں تو کیا انالائز کریں گے، کیا بعد میں جو ٹیم ٹارگٹ چیز کر رہی ہے اس کے لیے یہ آسان ہوگا ٹارگٹ کو چیز کرنا؟ اور پھر کوئٹہ کی جس طرح بیٹنگ ہے تو آپ نے کہا، لیکن اچھے بالرز بھی ہم دیکھ رہے ہیں کوئٹہ میں، بڑے انرجیٹک بالر جو ہیں وہ موجود ہیں، نسیم ہیں، حسنین ان کے پاس موجود ہیں، تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ بعد میں کراچی کے لیے ایزی ہوگا ٹارگٹ کو چیز کرنا؟
देखिए कराची के लिए डिपेंड करता है कि कराची के बॉलर्स जो हैं वो अब कैसी परफॉर्मेंस देते हैं। कराची के पास देखें उनके मोहम्मद आमिर सबसे एक्सपीरियंस बॉलर हैं, वो लीड कर रहे हैं उनकी बॉलिंग लाइनअप को। आमिर यामीन हैं उनके पास, एंड्रयू टाई हैं। इसके अलावा अगर उनके स्पिन बॉलिंग डिपार्टमेंट को आप देखें तो उनके पास इमरान ताहिर हैं, कासिम अकरम हैं। तो बॉलिंग तो उनकी काफ़ी अच्छी है और ख़ुद इमाद वसीम जो हैं वो बड़ी अच्छी बॉलिंग करते हैं। तो अगर वो रिस्ट्रिक्ट करते हैं कोयटा को 170 160 के नज़दीक तो मेरे ख्याल में बहुत आसान होगा कराची के लिए कि वो अपने होम ग्राउंड पर जिस टारगेट को चेज़ करें। और तीसरा मैच आज कराची खेल रहा है तो वो पहली कामयाबी जो है वो समेट सकते हैं। इससे जो पॉइंट्स टेबल है वो इंटरेस्टिंग होता जाएगा, क्योंकि PSL की यही खूबसूरती है कि तमाम टीमें जो हैं वो रोटेट करती हैं। PSL में जो उनके पॉइंट्स टेबल की स्टैंडिंग्स है वो ऊपर नीचे होती है, तभी जो है एक कांटे के मुकाबले होते हैं। तो मेरे ख्याल में कराची की टीम बाउंस बैक करेगी, लेकिन कोयटा की टीम को भी यहाँ इसके साथ साथ जो है वो पहली कामयाबी दरकार है। तो वो भी पूरा जोर लगाएंगे आज के वो कराची को उसके होम ग्राउंड पर जो है वो हराने में कामयाब हो जाएं। अच्छा ज़िशान, कल के मैच के हवाले से भी जो गुज़श्ता रोज़ का मैच है हमने देखा जिसमें मुल्तान सुल्तान और पेशावर ज़ल्मी की टीमें आमने सामने हुई और मुल्तान सुल्तान ने अपना दूसरा मैच जीता। उसके हवाले से भी कुछ तज्ज़िया दीजिएगा। आपने दोनों टीमों को खेलता देखा, मुल्तान सुल्तान और पेशावर ज़ल्मी की अगर हम बात करें तो बड़ा एक वन साइडेड सा मैच हमें नज़र आया, क्योंकि 56 रन से शिकस्त दी है मुल्तान सुल्तान ने पेशावर को। देखिए पेशावर की टीम जो है वो पूरा डिपेंड करती है बाबर आजम पे। तो बाबर आजम तो उतना अच्छा खेल नहीं सके, तो उसकी वजह से वाकई उनको थोड़ा मोराल जो है वो डाउन हुआ। एहसानुल्लाह ने बाबर आजम की विकेट ली। देखें कितने बड़े जो हैं वो बॉलर बनते जा रहे हैं कि वो बड़ी विकेटें लेते हैं, क्योंकि बाबर आजम की विकेट लेना सिर्फ पाकिस्तानी बॉलर्स ही नहीं पूरी दुनिया के बॉलर्स की ख्वाहिश होती है कि वो वर्ल्ड बैट्समैन की जो है वो विकेट हासिल करें। तो जो पेशावर की टीम थी वो एक मौके पे बिल्कुल ठीक जा रही थी, टारगेट को चेस करने के लिए जा रही थी। 13 ओवर्स में उनका 127 रन थे, 3 खिलाड़ी आउट थे। लेकिन उसके बाद देखें डेथ ओवर्स में जो है वो मुल्तान ने काफ़ी अच्छी जो है वो कारकर्दगी दिखाई, जिसकी वजह से पेशावर की टीम जो है वो फिर एकदम कोलैप्स कर गई और जो है वो 56 रन से जो है वो हार गई थी ये मैच। ठीक है, बहुत शुक्रिया ज़िशान क़य्यूम, आप हमारे साथ मौजूद थे आपके वक्त के लिए और PSL 8 के हवाले से आप अपना तज्जिया पेश कर रहे थे। नाज़रीन, पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 8 में मुल्तान सुल्तान्स ने दूसरी कामयाबी समेटी। इवेंट के 5वें मैच में मुल्तान सुल्तान्स ने पेशावर ज़ल्मी को 56 रन से हराया। रॉली रोसो मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। इस मैच की तफसील बताएंगे मोहम्मद यूनुस। मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए मैच में पेशावर ज़ल्मी ने टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला किया। मुल्तान सुल्तान्स ने पहले बैटिंग करते हुए मुकर्ररा 20 ओवर्स में 3 विकेटों पर 210 रन बनाए। मुल्तान की तरफ से शान मसूद और कप्तान मोहम्मद रिजवान ने 54 रन का अच्छा आगाज फराहम किया। शान मसूद 20 रन बनाकर आउट हुए। ग्लव्स लग गया, शायद ग्लव्स लग गया। दूसरी विकेट पर रैली रसेव और मोहम्मद रिजवान के दरमियान 62 रन की शराकत कायम हुई। रिजवान 1 छक्का और 9 चौकों की मदद से 66 रन बनाकर सुफियान मुकीम की गेंद पर आउट हुए। रैली रेसेव ने जारहाना बैटिंग करते हुए इवेंट में मुसलसल दूसरी निफ्ट सेंचुरी स्कोर की। उन्होंने 2 छक्के और 12 चौके लगाए और 36 गेंदों पर 75 रन की इनिंग्स खेली। डेविड मिलर नाकाबिले शिकस्त 23 और केलन पोलार्ड 15 रन के साथ नॉट आउट रहे। सलमान इरशाद ने 2 विकेटें हासिल की। जवाब में पेशावर ज़ल्मी की टीम 18.5 ओवर्स में 154 रन बनाकर आउट हो गई। 41 के स्कोर पर कप्तान बाबर आजम 9 रन बनाकर आउट हुए। मोहम्मद हारिस ने 1 चौका और 4 छक्कों की मदद से 40 रन बनाए। रन आउट हो सकता है, डायरेक्ट हिट हुई तो और ये गए 100% कह सकते हैं गए और ये पता है। जिसके बाद वक्फे से विकेटें गिरती गईं। साइम अयूब ने निफ्ट सेंचुरी स्कोर की। उन्होंने 3 छक्के और 3 चौकों की मदद से 53 रन बनाए।
There. He'll keep playing that shot all day long. Max gone. This game is... मुल्तान सुल्तान्स की तरफ से उसामा मीर और एहसानुल्लाह ने 3-3 विकेटें हासिल की। इवेंट पीटीवी स्पोर्ट्स एचडी पर बराह रास्त दिखाया जा रहा है। मोहम्मद यूनस, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। Full and straight. And his third wicket. और इसी रिपोर्ट के साथ प्रोग्राम पहुंचा अपने इख्तिताम। क्विक ब्रेक के बाद आप देख सकेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। साथ रहिएगा।